हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप पढ़ाई और निरंतर रूप से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम 10वीं विज्ञान का तीसरा चैप्टर जेनेटिक्स, उस पर तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। पीछे हमने 2 लेक्चर पढ़े हैं। पहले लेक्चर में हमने जो ग्रेगर जॉन मेंडल था, जेनेटिक्स का जनक, उसके जीवन परिचय के बारे में चर्चा की थी। और आज का लेक्चर है वो होगा कि जो सफलता मिलने के क्या कारण थे मेंडल को। इसमें 2 टॉपिक होंगे। पहला तो यह होगा कि सफलता मिलने के क्या कारण थे, यानी कि मेंडल है वो प्रयोग में वो सफल क्यों हुआ। और दूसरा यह टॉपिक होगा कि जीवन काल में उनके प्रयोगों को सही क्यों सिद्ध नहीं किया गया, सही क्यों नहीं बताया गया। तो इन 2 टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, नीचे लिंक दी हुई है दोनों वीडियो के। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर 8वीं, 10वीं और 12वीं साइंस की हो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में कक्षाएं मिलती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो पहले हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं कि मेंडल को अपने प्रयोगों में सक्सेस या सफलता है वो क्यों क्यों वह किस कारणों से मिली, यानी कि वह अपने प्रयोगों में वो किन किन कारणों से सफल हो पाया। तो इन पर हम चर्चा करते हैं। तो एक तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मेंडल ने वो मटर का पादप का चुनाव किया था। मटर के पादप का चुनाव क्यों किया गया था, आपको आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, आप अभी चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया मटर के पादप का चुनाव करना, यानी कि पहला ये हो गया। और इसमें एक नंबर हो गया मटर का पादप, यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप को ही उपयुक्त माना था, ठीक है। नेक्स्ट हो गया मटर के पादप का चयन ऐसे कर लेते हैं। दूसरा हो गया प्रयोगों के दौरान गणित व सांख्यिकी, यानी कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए मेंडल ने वो गणित यानी कि मैथमेटिक्स का उपयोग किया था। गणित व सांख्यिकी प्रयोगों के दौरान अपने आंकड़ों में प्रस्तुत करने के लिए गणित व सांख्यिकी का प्रयोग किया। इसमें एक और ऐड कर सकते हैं कि अपने निष्कर्षों को आंकड़ों के रूप में प्रकट सकते हैं। निष्कर्षों को डाटा को है वो आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित, ठीक है। परंतु ये जो दोनों है ना, यह इसकी एक जो जीवन काल में सफलता नहीं मिलना है ना, वह इससे तुरंत अलग टॉपिक है। और उसमें ये दोनों है वो बहुत बड़ी बाधा साबित होगी। अभी हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि 3 हो गए मटर के पादप का चयन, प्रयोगों के दौरान गणित व सांख्यिकी और अपने निष्कर्षों को आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटसन एंड पुनेट। ये 2 वैज्ञानिक थे और इन्होंने वो चेकर बोर्ड विधि, ऐसे पढ़ते हैं ना, पढ़ी होगी आपने। इधर क्रॉस जनक होते हैं और इनका है वो आपस में क्रॉस करवाया जाता है, तो यहाँ पर है वो संतति प्राप्त होती है। तो इस सिस्टम को वो चेकर बोर्ड पद्धति कहा जाता है। और इसका विकास है वो बेटसन व पुनेट 2 वैज्ञानिक इन्होंने किया। तो मेंडल ने वो इनके द्वारा बेटसन व पुनेट के द्वारा प्रदर्शित चेकर बोर्ड विधि का उपयोग किया। चेकर बोर्ड, आप नाम याद रखें, चेकर बोर्ड विधि। एक नंबर में भी पूछा जाता है कभी कभार कि चेकर बोर्ड विधि का आविष्कार है वो किन वैज्ञानिकों ने किया। तो 2 वैज्ञानिक थे, बेटसन और पुनेट, जिन्होंने चेकर बोर्ड विधि का प्रयोग किया, ठीक है। तो 5वां है, यह तो एक गैर वैज्ञानिक की बात होती है कि अपने एक समय में, यानी कि किसी निश्चित समय में, जिसकी आपको एक दिन लगता है किसी प्रयोग को करने में, तो आप पूरा पक्ष उसी पर करेंगे। तो अपने एक समय में एक ही प्रयोग को ध्यान में रखकर कार्य किया, यानी कि एक समय में एक ही प्रयोग पर कार्य किया। और इसमें हम एक और ऐड कर सकते हैं कि अपने प्रयोगों को बार बार सत्यापन करना, यानी कि अपने जो प्रयोग किए थे उनको आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना और उन प्रयोगों के आंकड़ों का वो बार बार सत्यापन करना, यानी कि अपने प्रयोगों के आंकड़ों का सत्यापन।
तो ये कुछ टॉपिक हो गए जो मेंडल को है वो अपने प्रयोगों में सफलता दिलाने में सफल रहे। इनमें कौन कौन से भी एक रिवाइज कर लेते हैं। मटर के पादप का चयन और प्रयोग के दौरान मैथमेटिक्स सांख्यिकी का प्रयोग और निष्कर्षों को डाटा को आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करना और चेकरबोर्ड विधि का उपयोग करना जो बैट्समैन ऑपरेट ने दी थी। और नेक्स्ट हो गया एक समय में भी एक ही प्रयोग को ध्यान में रखकर अपना कार्य करना। और छठा हो गया अपने प्रयोगों का वो बार बार सत्यापन करना, जो निष्कर्ष आए थे उनका बार बार सत्यापन करना। तो यह हो गया पहला टॉपिक, मेंडल को अपने प्रयोगों में सफलता क्यों मिली। अभी हम देखते हैं कि मेंडल को जीवनकाल में सफलता क्यों नहीं पाई, यानी कि वह साबित क्यों नहीं कर पाया, किन कारणों से वो उनमें बाधा आई कि अनुवांशिकी है वो हमें जो लक्षण आती है वो जनक से आती है संतति में। तो अभी हम पढ़ते हैं जीवनकाल में सफलता नहीं मिलने के कारण। अब हम देखते हैं कि जो मेंडल था उसको जीवनकाल में सफलता वो किन कारणों से नहीं मिल पाई। तो उसमें से अभी हमें पीछे बताया था मैंने, तो उनमें से पहला तो हो गया निष्कर्षों को आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना। निष्कर्षों को आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना। तो ये बात थी 8 फरवरी से 8 मार्च और सन था 1865, आज से तकरीबन 150 साल पहले। तो उस समय लोग है वो आंकड़ों या डाटा को नहीं समझ पाते थे। तो यह वो एक बहुत बड़ा कारण रहा कि मेंडल है वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाया। यानी कि मेंडल ने वो निष्कर्षों को आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जो उस टाइम के लोगों की समझ से बाहर थे। तो पहला टॉपिक यह हो गया। और दूसरा हो गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स व सांख्यिकी। अभी हमने देखा कि मेंडल ने वो गणित व सांख्यिकी का प्रयोग है वो भी किया था अपने प्रयोगों को समझाने के लिए, आंकलन कैलकुलेशन के लिए उसने मैथ का प्रयोग किया था। परंतु मैथ भी है उस टाइम के लोगों को बहुत कम समझ में आती थी। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जो मेंडल था वह अपने आप को साबित नहीं कर पाया था। ठीक है। और तीसरा हो गया 1865 में आपको एक और बात याद आ रही होगी, जो चार्ल्स डार्विन था। चार्ल्स डार्विन, इसने एक पुस्तक प्रकाशित की थी अपनी जैव विकास पर आधारित जाति की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो 1865-66 में चार्ल्स डार्विन द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी। तो लोग इस समय में वो जैव विकास को लेकर बहुत अपने अपने मत दे रहे थे। तो उस समय क्या था कि जो डार्विन की जाति की उत्पत्ति पुस्तक थी वह अधिक प्रचलन में थी। किसके विपरीत में या किसके विपक्ष में? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को। यह क्या था? यह था व्यवहारिक पत्रिका जिसमें मेंडल के वो प्रयोग प्रकाशित किए गए थे। ब्रिटेन की वार्षिक पत्रिका थी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, उसमें वो मेंडल के प्रयोग प्रकाशित किए गए थे। परंतु उसी समय चार्ल्स डार्विन की जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक है वो प्रचलन में थी, इसलिए लोगों का ध्यान है और मेंडल की जो वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित किए गए प्रयोग थे उन पर बहुत कम था। तो यह भी एक बहुत बड़ा सबसे बेस्ट कारण या सबसे बड़ा कारण इसी को माना जाता है, जाति की उत्पत्ति पुस्तक का प्रकाशन होना 1865-66 में। ठीक है। और चौथा कारण हम मान सकते हैं चेकरबोर्ड विधि। चेकरबोर्ड विधि किस प्रकार से है कि जो बैट्समैन ओपोनेंट द्वारा चेकरबोर्ड विधि दी गई थी, यह विधि है वो उस टाइम बहुत कम प्रचलन में थी। इसे क्रॉस करके जनकों का संकरण करवाना और संगति में वो विभिन्नताएं देखना। तो चेकरबोर्ड विधि जो मेंडल ने प्रयोग की थी वह उस टाइम बहुत कम प्रचलन में थी। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था कि मेंडल है वो अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पाया था, अपने आप को वो समझा नहीं पाया था। परंतु बाद में 1902 में 3 वैज्ञानिक आए थे। यह मैंने पीछे मेंडल का जीवन परिचय था वहां पर भी पढ़ा था, यहाँ आपको एक बार फिर बता देता हूँ। 1802 में हॉलैंड के थे हुगो डिविज और जर्मनी के थे कार्ल कोरेंज।
और ऑस्ट्रिया के थे, इस देश से मेंडल था। ऑस्ट्रिया के थे इरिक वॉन शेरमैक। तो हॉलैंड की ह्यूगो डी व्रीज, ऑस्ट्रिया की इरिक वॉन शेरमैक और जर्मनी के कार्ल लोरेंस ने अपने अलग अलग प्रयोग करते हुए, यानी कि तीनों ने वो अपनी अलग अलग कंट्री में कार्य किया था, परंतु लास्ट में वो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। इस पर मेंडल है वो इनसे 40-50 साल पहले पहुंच चुके थे। 1865 में, लगभग 35 साल पहले है वो मेंडल ने वो उन प्रयोगों को वो अपने आंकड़ों और चेकरबोर्ड विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत कर दिया था। तो बाद में वो मेंडल को मरणोपरांत 1902 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था। इन तीनों वैज्ञानिकों ने वो यह सिद्ध कर दिया था कि मेंडल अपनी जगह सही था। तो बाद में मेंडल को बात मान ली गई और नोबेल प्राइज, मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया था। तो गाइस, आपको यह क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।